हाँ भाई, शादी करनी है। बता बता, करनी है शादी। देख देख शादी के नाम पे कितना खुश है। देख देख बेटा हंस गया। देख देख। अबे मान जा, पढ़ ले पहले, शादी करनी है तो दीवान जी बन पहले। तो भाइयों और बहनों, अगर दीवान जी बनना है, वर्दी पहननी है, तो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं दिमाग में ठोकनी पड़ेंगी। चलो शुरू करें सेक्शन 1 से। तो गुरुजी, सबसे पहली बात, ये जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, ये है क्या भला? देखो, किसी भी आदमी से मिलने से पहले उसका नाम गांव पूछते हैं कि नहीं? हाँ, पूछते हैं। बस वैसे ही धारा 1 इस कानून का नाम पता है। पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। अच्छा। और इसका राज चलेगा पूरे भारत पर, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी। 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। और वो जो जहाज और हवाई जहाज वाली बात है, उसका क्या चक्कर है? अरे वो तो इसका असली दम है। समझो, अगर भारत में रजिस्टर हुआ कोई जहाज, मान लो सागर सम्राट, अमेरिका के पास समुद्र में खड़ा है, और उस पर कोई कांड हो गया, तो सजा इसी बीएनएस के हिसाब से मिलेगी। मतलब भारत की जमीन जहां तक, भारत का कानून वहां तक। एकदम। तो याद रखने का देसी तरीका क्या हुआ? धारा 1 बीएनएस का नाम, पूरे भारत में काम। समझ गई। मतलब परीक्षा में सवाल आया कि बीएनएस का विस्तार कहां तक है, तो जवाब सिर्फ भारत की जमीन नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत और उसके जहाज विमान भी। हाँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। एकदम सही पकड़ा। अब चलें धारा 2 पर। धारा 2, ये तो सुना है कानून की डिक्शनरी है, मतलब शब्दों का मायाजाल। इसमें ऐसा क्या खास है जो एक उम्मीदवार को पता होना ही चाहिए? देखो, इसमें 2 बातें गांठ बांध लो। पहली, बालक। अब वो हर इंसान है जो 18 साल का नहीं हुआ। पहले अलग अलग कानूनों में अलग अलग उम्र थी, अब सब एक। अच्छा, सब एक कर दिया। हाँ, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो है लिंग की परिभाषा। इसमें पुरुष महिला के साथ ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब क्या हुआ असल में? इसका मतलब है कि कानून की नजर में अब कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सिर्फ एक शब्द जोड़ना नहीं है, ये समाज के एक हिस्से को वो सम्मान और सुरक्षा देना है जिसके वो हमेशा से हकदार थे। सही बात है। तो याद रखने का तरीका है, धारा 2 = कानून की ABCD, जिसमें T ट्रांसजेंडर भी शामिल। तो मतलब अब न्यायपुर की पुलिस किसी 17 साल के लड़के को बालिग मानकर नहीं पीट सकती? बिल्कुल नहीं। और एक ट्रांसजेंडर के साथ हुए अपराध को भी उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आ जाओ धारा 3 पर। ये बड़ी खतरनाक धारा है। करनी एक की, भरनी सबकी। मतलब? संयुक्त दायित्व, कॉमन इंटेंशन। इसको एक गांव वाले उदाहरण से समझाओ गुरुजी, कि दिमाग में बैठ जाए। मान लो गांव के 4 लठैत हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन। ठीक है। चारों अपने दुश्मन पाला को सबक सिखाने निकले। इरादा सबका एक ही था, आज पाला को तोड़ना है। वो पहुंचे, श्याम ने लाठी मारी, पाला नीचे गिरा और मर गया। अब बताओ, हत्या का केस किस पर चलेगा? अरे, जिसने लाठी मारी श्याम पर चलेगा। यही तो खेल है। कानून कहता है जब इरादा सबका एक था, मतलब कॉमन इंटेंशन, तो अंजाम के जिम्मेदार भी सब होंगे। क्या बात कर रहे हो? चारों को सजा मिलेगी? चारों को। हत्या की सजा चारों को मिलेगी बराबर। गोली एक चलाएं पर सजा सबको। यही है धारा 3। तो इसका देसी जुगाड़ क्या हुआ? साथ मिलकर बनाया प्लान तो सबको मिलेगा एक समान दंड विधान। लेकिन ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा कि चारों का इरादा मारने का ही था। बिल्कुल, यही तो वकीलों का काम है। अदालत देखती है कि कॉमन इंटेंशन था या सिमिलर इंटेंशन। वो एक गहरी बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। अब सजा की बात चली है तो धारा 4 पर आते हैं। बीएनएस में सजा कितने प्रकार की हैं? हाँ, बीएनएस में कुल 6 तरह की सजा हैं। 5 तो पुरानी ही हैं: फांसी, उम्र कैद, जेल, मतलब कठोर और सादी, संपत्ति जब्त करना और जुर्माना। और छठी? वो नई वाली। छठी है नई एंट्री, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब अब जेल की जगह झाड़ू पहुंचा। हाँ बिल्कुल, पर ये सिर्फ छोटे मोटे अपराधों के लिए है, जैसे मानहानि कर दी या कोई छोटी मोटी बदमाशी। जज साहब कह सकते हैं कि जाओ 2 महीने तक गांव के स्कूल में बच्चों को पानी पिलाओ, या अस्पताल में मरीजों की सेवा करो। हाँ, ये जेल का बोझ कम करने और अपराधी को सुधारने का एक मौका है। तो याद रखो, बीएनएस में सजा के 6 प्रकार, सामुदायिक सेवा है नया सुधार। चलो गुरुजी, जरा एक बार इन चारों धाराओं का पाठ हो जाए जोर से। बोलो मेरे साथ। हाँ जरूर। धारा 1, बीएनएस का नाम, पूरे भारत में काम। धारा 2,
कानून की ABCD जिसमें T भी शामिल। धारा 3। साथ मिलकर बनाया प्लान तो सबको मिलेगा एक समान दंड विधान। धारा 4। BNS में सजा के 6 प्रकार, सामुदायिक सेवा है नया सुधार। बहुत बढ़िया। अब आते हैं धारा 5 पर। ये है सरकार की पावर, सजा कम करने की। इसे लघुकरण या कम्यूटेशन कहते हैं ना। हाँ, ये सरकार की दया दृष्टि है। सरकार किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकती है और इसके लिए अपराधी की मर्जी पूछने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, उसकी मर्जी के बिना भी? हाँ, जैसे किसी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना। पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार किसी को भी छोड़ देगी। इसकी एक तय प्रक्रिया होती है। तो इसका देसी जुगाड़ क्या होगा? धारा 5 = सरकार की कलम में दम, सजा हो गई कम। ठीक है। देख देख, हमारी बात ध्यान से सुनना रहा ये अगला आदमी। सेटिंग की याद आ रही होगी इसे। अबे मान जा, पढ़ ले पढ़। क्या होगा रे तेरा कालिया। सेटिंग वेटिंग बाद में देखिए, पहले क्लास देख। चल भाई, अब वापस धारा पे ध्यान दे। ठीक है। अब धारा 6, ये उम्र कैद के हिसाब किताब वाली बात थोड़ी उलझी हुई रखती है। आजीवन कारावास को 20 साल गिना जाएगा। इसका मतलब उम्र कैद अब 20 साल की हो गई क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आजीवन कारावास का मतलब है जिंदगी भर जेल में। तो फिर ये 20 साल का क्या चक्कर है? ये 20 साल का आंकड़ा सिर्फ गणित के लिए है, हिसाब किताब के लिए। मान लो किसी कानून में लिखा है कि अपराध की कोशिश करने पर आधी सजा मिलेगी और उस अपराध की मुख्य सजा उम्र कैद है। हाँ, तो अब जिंदगी का आधा कैसे करोगे? बात तो सही है। इसलिए हिसाब के लिए उम्र कैद को 20 साल मान लिया। अच्छा, इसलिए आधी सजा हो गई 10 साल। अच्छा, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का जुगाड़। बस, तो याद रखो, धारा 6 = उम्र कैद का गणित 20 साल पर सीमित। और ब्रैकेट में याद रखना, सिर्फ हिसाब के लिए। समझ गए। आगे है धारा 7, जेल कैसी होगी? आराम वाली या काम वाली? नरम या गरम? ये पूरी तरह जज साहब पर निर्भर है। वो चाहें तो पूरी सजा कठोर दे सकते हैं, जिसमें चक्की पीसनी पड़ेगी, और सादी? या पूरी सादी, जिसमें बस पड़े रहो। या फिर दोनों का मिश्रण भी कर सकते हैं कि भाई 2 साल पत्थर तोड़ो और बाकी 3 साल आराम करो। मतलब इसका देसी तरीका हुआ? धारा 7 = सजा का मिजाज, कोर्ट के हाथ में राज। और अगर कोई जुर्माना न भरे तो उसके लिए है धारा 8। हाँ, अगर अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो उसे और जेल काटनी पड़ेगी। ये जुर्माने की रकम पर तय होता है। कितना? 5,000 रुपए तक पर 2 महीने, 10,000 रुपए तक पर 4 महीने, और उससे ऊपर है तो 1 साल तक की अतिरिक्त जेल हो सकती है। सीधी बात है। क्या? धारा 8, माल नहीं तो खाल सही, मतलब पैसा नहीं तो जेल सही। चलो, अब आते हैं धारा 9 पर। यह कहती है एक अपराध एक सजा। ये कुछ समझ नहीं आया। देखो, मान लो कोई किसी को डंडे से 50 बार मारता है। अब क्या उस पर मारपीट के 50 केस चलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं ना, काम तो एक ही है, मारपीट। भले ही वो कई हिस्सों में किया गया हो तो सजा भी एक ही मिलेगी। इसका मकसद है कि किसी को एक ही गलती के लिए बार बार परेशान न किया जाए। तो देसी जुगाड़? 50 थप्पड़ = 50 केस, एक गुनाह का एक ही फेस। ठीक है। और धारा 10 का क्या, जब कोर्ट खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा अपराध हुआ है? हाँ, ये है शक का फायदा अपराधी को। जब ये तो पक्का है कि आदमी चोर है, पर यह नहीं पता चल रहा कि उसने चोरी की है जिसकी सजा 3 साल है या लूट की है जिसकी सजा 10 साल है, तब क्या होगा? तो कोर्ट उसे उस अपराध की सजा देगा जिसकी सजा कम हो, मतलब चोरी की। अच्छा, कानून कहता है कि जब तक 100% पक्का ना हो किसी को ज्यादा सजा मत दो। तो याद रखो, धारा 10 = जब जज हो डाउट में तो सजा होगी काउंट में कम। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक सजा की, धारा 11, एकांत परिरोध यानी काल कोठरी। हाँ, ये बहुत सख्त सजा है और सिर्फ कठोर कारावास के मामलों में ही दी जा सकती है, और कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती। बस 3 महीने? हाँ, 6 महीने की सजा पर 1 महीना, 1 साल तक पर 2 महीने और उससे ज्यादा पर 3 महीने। इससे ज्यादा किसी को अकेले नहीं रख सकते। और धारा 12 इसी के नियम बताती है। ये नियम क्यों जरूरी है? ये कैदी के मानव अधिकारों के लिए हैं, उसके दिमागी संतुलन के लिए हैं। धारा 12 कहती है कि काल कोठरी की सजा लगातार नहीं दे सकते। अच्छा, ब्रेक देना पड़ता है। हाँ, एक बार में ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, और फिर कम से कम 14 दिन का गैप देना ही पड़ेगा ताकि आदमी पागल ना हो जाए। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सम्मान है। देसी जुगाड़ सीधा है। काल कोठरी के नियम F14, 14 दिन अंदर 14 दिन बाहर। जोरदार। अब धारा 13,
ये उन लोगों के लिए है जो सुधरते नहीं, मतलब आदतन अपराधी। हाँ, वर्धित दंड। अगर कोई पुराना खिलाड़ी जिसे पहले ही 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है अच्छा। और वो दोबारा वही चोरी चकारी या सिक्के बनाने जैसा अपराध करता है, तो जज साहब उसे पहले से ज्यादा सजा देंगे। मतलब डबल सजा। कानून कहता है कि जो एक बार गलती करे वो नादान, जो बार बार करे वो शैतान। और शैतान के लिए सजा भी बड़ी होगी। देसी जुगाड़, पिछला रिकॉर्ड है दागदार तो अगली सजा होगी दमदार। ठीक है गुरुजी। धारा 14 कहती है कि अगर कोई फौजी अपने अफसर के हुक्म पर भीड़ पर गोली चलाता है तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि वो कानून से बंधा हुआ है, अपना फर्ज निभा रहा है। धारा 15 के हिसाब से अगर कोई जज न्याय करते हुए कोई फैसला देता है तो वो भी अपराध नहीं है। धारा 17 कहती है कि अगर कोई कानून के तहत सही काम कर रहा है, जैसे कोई पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है और इसे हल्की फुल्की चोट लग जाए, तो वो गलत नहीं है। और धारा 18 के अनुसार अगर कोई सही काम करते हुए कोई हादसा हो जाए, जैसे कोई गांव में लकड़ी काट रहा हो और कुल्हाड़ी का फल उछल कर किसी को लग जाए, तो वो भी अपराध नहीं है, बशर्ते उसने पूरी सावधानी बरती हो। अब ये एक बड़ा सवाल है। धारा 19 कहती है कि अगर किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई छोटा नुकसान करना पड़े तो वो अपराध नहीं है। जैसे मान लो गांव में किसी के घर में आग लग जाए और आग को दूसरे घरों में फैलने से रोकने के लिए बीच के एक खाली झोपड़े को गिराना पड़े, तो ये काम अपराध नहीं माना जाएगा। इसे एक्ट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, मतलब बड़ी आफत टालने के लिए छोटी कुर्बानी जायज है। अब बात करते हैं बच्चों की। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखना। धारा 20 साफ साफ कहती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। कानून मानता है कि वो नादान है, उसमें सही गलत की समझ नहीं होती। और धारा 21 के मुताबिक 7 से 12 साल के बच्चे ने अगर कोई गलत काम किया है पर उसे अपने काम के अंजाम की पूरी समझ नहीं थी, तो उसे भी अपराधी नहीं माना जाएगा। जज ये देखेगा कि क्या बच्चे का दिमाग इतना विकसित हो गया था कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है। और भी कुछ हालात है जहां बचाव मिलता है। धारा 22 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति से नशे की हालत में कोई अपराध हो जाए पर उससे नशा जबरदस्ती कराया गया हो, मान लो उसकी चाय में किसी ने भांग मिला दी हो, तो वो दोषी नहीं है। हाँ, अगर खुद शाम को ठेके पर जाकर पीकर टल्ली हुआ है तो कोई माफी नहीं है, बल्कि सजा और बढ़ सकती है। धारा 24 कहती है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी नुकसान का जोखिम उठाए, जैसे गांव में 2 दोस्त कुश्ती लड़ रहे हों और एक को चोट लग जाए, तो ये अपराध नहीं। और धारा 25 के अनुसार अगर कोई सड़क पर बेहोश पड़ा है और डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए बिना उसकी मर्जी पूछे ऑपरेशन कर दे, तो ये भी सही है। तो भाई, अभी तक हमने देखे वो बचाव जो हालात या मजबूरी की वजह से मिलते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अधिकार की जो कानून हर नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए खुद देता है, अपनी और दूसरों की रक्षा करने का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये वो अधिकार है जो आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करने की ताकत देता है जब कोई और मदद के लिए ना हो। ये बात गांठ बांध लो, धारा 34 से 44 तक हमें ये अधिकार देती हैं। कानून कहता है कि हर इंसान को अपनी और दूसरों की जान और माल की रक्षा करने का पूरा हक है। पुलिस हर जगह हर समय मौजूद नहीं हो सकती, इसलिए कानून ने आपको ये अधिकार दिया है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, आपका कानूनी अधिकार है। तो ये अधिकार काम कैसे करता है? देखो, धारा 35 कहती है कि आप अपने और किसी भी दूसरे इंसान के शरीर की रक्षा कर सकते हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या कोई अजनबी। धारा 36 यही अधिकार आपके और दूसरों की संपत्ति के लिए भी देती है, पर इसकी भी एक सीमा है। धारा 33 साफ कहती है कि आप उतना ही बल प्रयोग कर सकते हो जितना खतरे से बचने के लिए जरूरी हो। लेकिन धारा 38 ये भी बताती है कि कुछ गंभीर हालतों में, जैसे जान का खतरा हो, बलात्कार या एसिड अटैक का डर हो, तो अपनी रक्षा में हमलावर की जान भी ली जा सकती है। और धारा 42 के मुताबिक जैसे ही खतरे का अंदेशा शुरू होता है, आपका अधिकार भी शुरू हो जाता है। आपको पहला वार होने का इंतजार नहीं करना है। धारा 45 उकसाने यानी अबेटमेंट को परिभाषित करती है। इसके 3 तरीके हैं: किसी को भड़काना, साजिश में शामिल होना या जानबूझकर मदद करना। मान लो किसी की शादी में पड़ोस वाली चाची आकर लड़के के घर वालों को भड़काएं कि अरे तुम्हारा लड़का तो सब इंस्पेक्टर है, कम से कम 40 लाख तो दहेज लो, तो यहाँ वो चाची उकसाने का अपराध कर रही हैं। धारा 47 कहती है कि अगर उकसाने पर अपराध हो गया तो उकसाने वाले को भी वही सजा मिलेगी जो अपराधी को मिली।
और धारा 50 कहती है कि अगर उकसाने पर अपराध नहीं भी हुआ तब भी उकसाने वाले को सजा मिलेगी, मतलब बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब समझो आपराधिक षड्यंत्र को, जो धारा 61 में है। ये धारा हमारे आज के दायरे से बाहर है, पर उकसाने से जुड़ा है, इसलिए समझना जरूरी है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसी वक्त वो साजिश का अपराध बन जाता है। भले ही वो काम बाद में किया जाए या ना किया जाए, उनकी वो आपसी सहमति ही अपराध है। जैसे 2 लोग मिलकर बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं तो उन्होंने प्लान बनाते ही अपराध कर दिया, चाहे बाद में उनकी हिम्मत न पड़े। तो चलो बालकों, आज की चौपाल खत्म करने से पहले एक बार सीखी हुई बातों को मन में पक्का कर लेते हैं। पहली बात, BNS अब भारत का नया और सरल आपराधिक कानून है जिसमें 511 की जगह 358 धाराएं हैं। दूसरी, धारा 2 इस कानून की डिक्शनरी है। तीसरी, सजा में अब जेल और जुर्माने के अलावा सामुदायिक सेवा का भी विकल्प है। चौथी और सबसे जरूरी, धारा 14 से 44 तक आपको कानूनी ढाल देती हैं जिन्हें जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। और आखिरी बात, किसी को अपराध के लिए 45 के तहत उकसाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। इन सब बातों को गांठ बांध लो, ये परीक्षा की नैया पार लगा देंगी।